नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 19 फरवरी शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। अभय न्यूज की पहल पर पुलिस ने बहुचर्चित छोटे ठाकुर हत्याकांड की जांच का रुख ब्लैकमेलिंग की तरफ मोड़ा, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई है। ब्लैकमेलिंग से तंग युवक ने ही साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बता दें कि अभय न्यूज ने 16 फरवरी की सुबह प्रकाशित खबर में ही मामले में ब्लैकमेलिंग गिरोह की तरफ आशंका जताई थी। इसके साथ ही बहादुरगंज निवासी युवक की तरफ भी इशारा किया था, जिसके चलते बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस खुलासे के बेहद नजदीक पहुंच गई है। अब उसे हत्याकांड के मास्टरमाइंड बहादुरगंज निवासी आयुष नामक युवक की तलाश है, जो कि घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस ने आयुष के अन्य साथियों को हिरासत में ले लिया है। आयुष की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड में कुछ और आरोपियों के नाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छोटा ठाकुर गुरुद्वारे से आयुष के साथ ही बैठकर गया था, लेकिन छोटे ठाकुर के घर वालों के अनुसार कृष्णपाल जिस फोन के बाद पैदल घर से निकला था, उस फोन को उठाते ही उसने दादा शब्द कहकर संबोधित किया था। जबकि आयुष छोटे ठाकुर से उम्र में बेहद छोटा है, जिसके चलते पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि छोटे ठाकुर दादा कहकर किसे संबोधित करता था। बताया जा रहा है कि छोटे ठाकुर ने आयुष के अश्लील वीडियो बना लिए थे, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह लंबे समय से आयुष को ब्लैकमेल कर रहा था। छोटे ठाकुर ने दादागिरी से आयुष को पहले भी कई बार अभिषेक नगर स्थित मकान पर बुलाया था और उसके साथ संबंध बनाए थे। आयुष सम्राट परिवार का लड़का है, जो कुछ समय पहले तक मेडिकल स्टोर संचालित करता था। उसके चाचा कोठी पर रेस्टोरेंट संचालित करते हैं। आयुष की हाल में सगाई तय हुई थी। वैलेंटाइन डे की रात को भी आयुष को छोटे ठाकुर ने जबरन बुलाया था। इसके अलावा 3 अन्य दोस्त भी वहां मौजूद थे, जहां छोटे ठाकुर की पूरे होशो हवास में हत्या की गई। इसके बाद सारे सबूत मिटाए गए। छोटे ठाकुर की आधा किलो वजनी सोने की चेन और अंगूठी सहित मोबाइल अब भी गुम है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह आयुष के पास भी नहीं है, जिसके चलते पुलिस चेन, अंगूठी और मोबाइल फोन की तलाश कर रही है। पुलिस को अब भी ये सवाल सता रहा है कि आखिर छोटे ठाकुर ने सलमान से बात करने के बाद मोबाइल क्यों बंद कर लिया था। छोटे ठाकुर रात से घर से गायब था, लेकिन घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी। सलमान, इमरान और इलियास भी पुलिस को बताने के बजाय उसे अपने स्तर पर ढूंढते रहे और अंत में अभिषेक नगर स्थित मकान जहां पर उसकी हत्या हुई थी का दरवाजा तोड़ने के बाद पुलिस को सूचना दी। छोटे ठाकुर सलमान से लोकेशन क्यों छुपा रहा था? छोटे ठाकुर अंदर ही है, इसकी जानकारी सलमान के पास कैसे थी कि उन्होंने दरवाजा तोड़ने का निर्णय ले लिया? सलमान और छोटे ठाकुर के बीच खास संबंधों के अलावा करीब 50 लाख के लेन देन की बात भी सामने आ रही है, जिसके चलते पुलिस ने छोटे ठाकुर उर्फ युवराज उर्फ कृष्णपाल के खास दोस्त सलमान लाला की बैंक डिटेल भी खंगाली है। छोटे ठाकुर जिस हार्ले डेविसन बाइक से चलता था, वह सलमान लाला के नाम से रजिस्टर्ड है। हार्ले डेविसन बाइक क्रमांक MP 13 EN 8897 पर 332 स्थित बैंक का करीब 3,19,000 रुपए बकाया है, जिसकी किस्त लंबे समय से जमा नहीं की जा रही है और बैंक सलमान को डिफॉल्टर घोषित कर चुकी है। इसके अलावा मारुति सियाज जिस पर छोटे ठाकुर लिखा हुआ है, वह भी सलमान के नाम से इसी बैंक से फाइनेंस की गई है। सियाज कार क्रमांक MP 13 CB 4102 पर बैंक के 5.5 लाख बकाया है। एक ट्रैक्टर फाइनेंस में भी सलमान डिफॉल्टर है, जिसमें बैंक करीब 7.5 लाख रुपए मांग रही है। इसके अलावा इमरान और अन्य की बैंक डिटेल सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार छोटे ठाकुर हत्या का सीधा संबंध ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस हत्याकांड के खुलासे के बेहद नजदीक है। आयुष घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। सारे साक्ष्य उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए उसकी तलाश में टीम जुटी हुई है। आयुष से पूछताछ के बाद मामले में कुछ और भी नाम जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ब्लैकमेलिंग गिरोह के तार किन किन से जुड़े हैं, इसके बारे में भी पता लगा रहे हैं। जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आवारा मवेशियों के नाम पर नगर निगम कर्मचारियों द्वारा की जाने वाले काले कारनामे सामने आने लगे हैं। शिकायत पर लोकायुक्त ने 3 कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नगर निगम के खिड़क प्रभारी मोनू थनवार, स्वास्थ्य अधिकारी पुरुषोत्तम दुबे और उमेश बैस पर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है। तीनों अधिकारियों की मिलीभगत से आवारा मवेशियों के नाम पर पालतू मवेशियों को पकड़ने और फिर कम राशि की रसीद बनाकर ज्यादा रुपए वसूलने का गौरक धंधा सामने आया है। ढांचा भवन के मोनू गुरु सहित करीब 2 दर्जन पीड़ितों ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। आवारा मवेशी पकड़ने के नाम पर नगर निगम के कर्मचारी उनके घरेलू गाय ले जाते हैं और फिर खीड़क में बुलाकर सेटिंग करते हैं।
यहाँ पर उन्हें जिस राशि की रसीद दी जाती थी उतनी राशि हाथों हाथ जमा कराकर पशु छोड़ दिए जाते थे, जबकि निगम के रिकॉर्ड में उसी पशु को छोड़ने के एवज मूल रसीद से 1/3 राशि दर्ज की जाती है। इसके साथ ही खेड़क से मवेशी एक गौशाला से दूसरी गौशाला में भेजने के लिए परिवहन के नाम पर बगैर टेंडर की लाखों के बिल पास करवाए, वो भी एक ही नाम से, जो कि नियम विरुद्ध है। शिकायत पर लोकायुक्त जांच में तीनों दोषी पाए गए हैं, जिसके आधार पर लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है। जो उसमें आरोप थे वो यही था कि खेड़क प्रभारी थनवार द्वारा जिन व्यक्तियों के पशुओं को आवारा पशुओं के रूप में पकड़ा गया और उनको फिर जो नियम अनुसार नगर निगम के एक्ट के प्रावधान के अनुसार उनको छोड़ने के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी, उस राशि से अधिक की रसीदें आवेदक और अन्य लोगों के जिनके कथन लिए गए उनके द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इस संबंध में नगर निगम से पत्राचार भी किया गया, परंतु वो सटीक जानकारियां नगर निगम देने में असमर्थ रहा है और अभी की स्थिति में पूरा विवेचना पूर्ण की जा चुकी है और शीघ्र ही इसमें आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यालय प्रकरण भेजा जा रहा है। नागजिरी उद्योगपुरी में संचालित फ्राई एमएस यानी फिंगर कुरकुरे चिप्स फैक्ट्री में शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी। यहाँ फ्राई एमएस के अलावा बड़ी मात्रा में खाद्य कलर भी बनाए जाते हैं, जिनके निर्माण में हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा फ्राई एमएस निर्माण में भी कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते सैंपल लिए गए हैं। एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह की मौजूदगी में खाद्य अधिकारी बसंत शर्मा दत्त ने सैंपल लिए। इसके साथ ही 45 क्विंटल मैदा और 45 क्विंटल फ्राई एमएस जब्त किए गए हैं। फैक्ट्री संचालक श्याम वाधवानी ने बताया कि जानकारी के अभाव में नियमों का पालन नहीं हो पाया है, आगे से ध्यान रखा जाएगा। मैदे से और फूड कलर से जो है मतलब फिंगर बने हुए हैं, इसमें कलर की थोड़ी सी हमको जानकारी नहीं थी। साहब लोगों से हम जानकारी लेके उसको आगे से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और क्या क्या चीज़ बनती है, कहाँ कहाँ तक जाता है? बस ये यहीं आसपास बिकता है सर। ये जो कलर इसमें डाल रहे हैं इससे स्वास्थ्य को भी काफ़ी खराब होता है। ये खाद्य कलर है सर, खाने के ही योग्य बना हुआ कलर है वो। उसको जो है मतलब अब क्या है कि बिकता है जो बाज़ार में, वो मजबूरी हमारी भी। आगे से ध्यान रखेंगे, जो अधिकारी लोग बोलेंगे बिल्कुल करेंगे। माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करते हैं उनकी ये कार्रवाई है। और ये फ्राइम्स यहाँ पे बिकते हैं, मिस्टर वाधवानी है इसमें, उनका ये कारखाना है इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ जो हम लोगों ने पाया है वो अनहाइजीनिक स्थिति में, एक तो ये फ्राइम्स जिसको बोलते हैं पिंगर जो बच्चों के रहते हैं वो इन्होंने यहाँ बनाते हैं। और ये कलर की अधिकता यहाँ पे प्रथम दृष्टया यहाँ पे दिख रही है। ये जो फ्राइम्स होते हैं उसको आकर्षक बनाने के लिए इसमें कलर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया हुआ है, जो किसी भी कलर का ज़्यादा उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। पीएफआई के कार्यक्रम में संघ के खिलाफ दिए बयान को लेकर अब हिंदूवादी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बताया और संगठन को बैन करने की मांग सरकार से की है। इधर पुलिस ने भी बयान देने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने कहा कि पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और आईएसआई का एजेंडा है। ये संगठन सिमी का विकृत रूप है और जितने भी सदस्य जमीयत उलेमा से जुड़े हुए हैं वे अपराधी किस्म के हैं। बता दें कि पीएफआई कार्यक्रम बुधवार शाम नागोरी मोहल्ला में हुआ था। इसमें पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष ने संघ तथा हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसी के बाद से हिंदू संगठन ने मोर्चा खोला है। मामले की शिकायत कोतवाली थाने पर भी की गई है और पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित हुआ पीएफआई के द्वारा, जिसमें एक मुफ्ती और अकील रजा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष उसका बोला कि आरएसएस जैसे 10 संगठन से हम निपट सकते हैं। तो आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र वंदना के लिए कार्य करता है, समाज के हित में काम करता है। और पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है, आईएसआई का एजेंडा है, सिमी का विकृत रूप है। और जितनी भी ये जमीयत उलेमा के सदस्य हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं, जो अपराधी किस्म के हैं।
2 दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में पीएफआई के 2 आतंकवादी पकड़ाए हैं जो हिंदूवादी नेताओं की हत्या के लिए प्रायोजित कार्यक्रम में पधारे थे और उनके पास से डेटोनेटर, हाथगोला, पिस्टल, ऐसी बहुत सारी जिलेटिन की राडें उनसे बरामद हुई है। और उनके जब रिमांड लिया गया तो उन्होंने कबूल किया कि हम पूरे देश में जितने भी हिंदूवादी नेता हैं उनकी हत्या करने वाले थे, जो खौफनाक मंजर होना था। तो अगर ये मध्य प्रदेश एक शांति का टापू है जिसे कहा जाता है और शिवराज सिंह जी की सरकार है और नरोत्तम मिश्रा जी जैसे यहाँ पे नेता कार्य कर रहे हैं तो उनके राज्य में ऐसा कार्य करने वालों को दंड मिलना चाहिए। मैं तो स्तब्ध हूँ कि उज्जैन प्रशासन के अधिकारियों ने इनको कार्यक्रम करने की अनुमति कैसे प्रदान कर दी गई। जब हिंदुओं को 10 लोग इकट्ठे होने पर आप एफआईआर दर्ज करते हैं तो हजारों की संख्या में आतंकवादी ग्रुप के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इन्होंने अशांति भंग करने का प्रयास किया है। इनको दंड मिलना चाहिए। पीएफआई के जो 2 आतंकवादी उत्तर प्रदेश में पकड़ाए उन्होंने ये कबूल किया है कि हिंदूवादी जो लोग हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, उनकी हत्या हम लोग करने आए थे। उसी में से एक कड़ी में नागौरी मोहल्ले में जो कार्यक्रम हुआ है उस कड़ी में से एक कड़ी और निकली जो एक ट्रक आश्रम की तरफ बढ़ा, जिससे ये हो सकता है कि हम पर हमला हो सकता था, लेकिन हम सचेत रहे। और वो जो ट्रक था वो एक मुस्लिम का था, उसका ड्राइवर भी नागौरी था, उसको लेकिन वो पकड़ से भाग गया। भाई इतनी सी देर हो गई लेकिन वो हत्या के प्रयास में लगे हुए हैं वो लोग। इसमें ये कार्यक्रम जो था इसमें कुछ जो इस तरह की बात आई थी कि बिना ये वाला जो कार्यक्रम है बिना अनुमति के किया गया है, तो इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कायम किया है और इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया है। सर कितने लोगों को प्रकरण दर्ज किन धाराओं पर किया गया? बेसिकली ये एक वायलेशन का मामला है और इसमें वायलेशन का जो कानूनी प्रोविज़न है उसके तहत किया गया है और उसमें वीडियो या जो अपना फुटेज है उनके आधार पर उसमें उनको मुलजिम बनाया गया है। लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 20 फरवरी को आधे दिन का बंद रखा है। आधे दिन के बंद के दौरान दूध, दवाई, सब्जियों को छूट रहेगी। शहर बंद को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जवाहर चौक से जनता बैंक चौराहा, शालिनी रोड, सुभाष चौक, नावेल्टी चौराहा, तहसील चौराहा होते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पैदल निकलकर व्यापारियों से हाथ जोड़कर अपील की है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों से सभी परेशान हैं। ये हम सबकी समस्या है। केंद्र की मोदी सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाती जा रही है। दाम कम करने को लेकर कांग्रेस ने शहर में आधे दिन का बंद करने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेताओं ने दुकानदारों से कारोबार आधे दिन तक सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक बंद रखकर बंद में सहयोग करने की अपील की है। कांग्रेस परिवार के सभी हम साथी लोग आज सड़कों पर निकले हैं क्योंकि ये व्यापारी भाई अपने घर के हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम खुद व्यापारी वर्ग से हैं, इनसे हाथ जोड़ने के निवेदन कर निकले हैं कल 1 बजे तक अपना व्यवसाय बंद रखें, क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई शासन से है, उन गूंगे बहरे लोगों से है जो जनता का दुख दर्द नहीं समझ रहे। 100 रुपये लीटर का पेट्रोल हो जाए और सरकार कुछ न करे, जनता चुप बैठी रहे। हम निवेदन करना चाहते हैं इस सरकार को जगाने के लिए आज हम सड़कों में निकले हैं। कल निश्चित रूप से सुबह 7:30 बजे से पूरे कांग्रेस परिवार के लोग स्कूटरों पे निकलेंगे और कल देवास बंद कराएंगे। कल देवास मुकम्मल बंद रहेगा। इधर पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर देवास युवक कांग्रेस नेताओं ने उज्जैन रोड पर पेट्रोल पंप पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महंगाई डायन का मुखौटा पहनकर नुक्कड़ नाटक किया। वहीं पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने आए लोगों को महंगाई डायन का मुखौटा पहने कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गुलाब का फूल भेंट किया। नुक्कड़ नाटक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महंगाई डायन का मुखौटा पहने दोनों कांग्रेस नेताओं ने गले में हाथ डालकर नृत्य भी किया। सरकार का विरोध प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल और गैस टंकी कोई से भी सेक्टर में चले जाए, आप महंगाई बिल्कुल डायन की तरह हो गई। और 2014 से पहले इनको डायन लगती थी और 2014 के बाद आज यही इनकी प्रिय हो गई है। इसीलिए आज हमने ये नुक्कड़ नाटक की मदद से जनता तक ये संदेश पहुंचाने में मदद पाई है कि महंगाई डायन ही है, आज भी डायन है।
उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, दूसरी मंजिल, हॉल नंबर X5। खनिज विभाग की टीम ने शुक्रवार को अवैध रेत परिवहन करने वाले डंपर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। देवास रोड पर हुई कार्रवाई में कुल 6 डंपर को जब्त किया गया है। सभी वाहनों में क्षमता से अधिक बालू रेत भरी हुई थी। खनिज विभाग की टीम ने 5 डंपर नरवर थाने तथा 1 डंपर नागजिरी थाने को सुपुर्द किया है। माल सहित 1 डंपर की कीमत 40 लाख बताई जा रही है। वाहन सहित कुल माल की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, जिसके चलते रेत माफियाओं में हड़कंप का माहौल है। बता दें कि रेत माफियाओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुहिम छेड़ रखी है, जिसके चलते प्रदेश भर में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज सुबह से जो कार्रवाई चल रही थी उसमें 6 हाईवा जब्त किए गए हैं, जो सभी बालू से अवैध परिवहन से संबंधित थे। और वाहनों की अगर कीमत आप देखेंगे तो 1 डंपर की अगर कीमत ऑन एन एवरेज 40 लाख अगर आप लगाते हैं तो उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है वो पैसा आएगा उस पर करोड़ों का। क्या लोग ये क्या कर रहे थे लोग? ये लोग रेत का परिवहन कर रहे थे, लेकिन इनके पास जो अवैध परिवहन पत्र थे उसमें दर्ज मात्रा से ज़्यादा मात्रा का खनिज परिवहन कर रहे थे। माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश है कि अवैध क्षमता से अधिक वाहनों का परिवहन न किया जाए। उसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशों में हमने कार्रवाई की है। सीधे हादसे के बाद आरटीओ विभाग हरकत में आ गया है। आरटीओ को एक्शन मोड में देख बस चालकों ने भी पुरानी बसों को चलाना फिलहाल बंद कर दिया है। खाचरोद बस स्टैंड से भी 2 दिन से पुरानी बसें नदारद हैं। शुक्रवार को आरटीओ एसआई मीनाक्षी गोखले ने क्षमता से अधिक सवारी बैठाने और नियमों का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना कार्रवाई की। इस दौरान 35,000 रुपए का जुर्माना बस संचालकों पर किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, सीधी में जो संवेदनशील घटना घटित हुई है उसके अंतर्गत उज्जैन आरटीओ द्वारा लगातार कार्रवाई यात्री वाहनों पर कार्रवाई हो रही है। इसके अंतर्गत आज हमने नागदा रोड पर कार्रवाई करी है। 25 से 30 वाहनों पर का चालान बनाकर हमने 30 से 35,000 तक का राजस्व वसूला है। मक्सी रोड स्थित सब्जी मंडी में संचालित शू शॉप में चोरों ने धावा बोल दिया। चोर करीब 1 लाख से अधिक के जूते चप्पल चुराकर भाग निकले। दोनों चोर सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर बड़े आराम से सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके आधार पर माधवनगर थाना पुलिस चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि सब्जी मंडी में संचालित दुकानों पर पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है। पुलिस हर बार चोरों को पकड़ने का दावा करती है, लेकिन किसी भी मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके चलते सब्जी मंडी के व्यापारियों में आक्रोश का माहौल है। देवास के उज्जैन रोड पर स्थित मधुर स्वीट्स पर रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित बॉयलर को प्रशासन की टीम ने सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान नगरीय तहसील पूनम तोमर सहित प्रदूषण विभाग की टीम मौजूद थी। मधुर स्वीट्स के संचालक के पास बॉयलर की परमिशन तो है, लेकिन नियम के अनुसार रहवासी क्षेत्र में बॉयलर का संचालन नहीं किया जा सकता है। साथ ही मिठाइयों और नमकीन के सैंपल भी मौके पर मिले हैं। इधर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि प्रदूषण विभाग ने रहवासी क्षेत्र में बॉयलर की परमिशन कैसे दे दी। प्रशासन ने दुकान संचालक से बॉयलर शिफ्ट करने को कहा है। प्रशासन ने ये भी माना है कि बॉयलर की चिमनी की ऊंचाई भी कम है, जिससे रहवासी क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है। दरअसल मधुर स्वीट्स पर रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से बॉयलर संचालित हो रहा था, जिससे रहवासी क्षेत्र में बॉयलर की चिमनी से जो धुआं निकल रहा है उससे प्रदूषण फैल रहा था। प्रशासन ने फिलहाल बॉयलर को सील कर दिया है। कोई भी नहीं, ये बॉयलर लगा है जो शहरी क्षेत्रों में है, अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, हमने आवेदन कर दिए हैं। अच्छा, बॉयलर की पहले भी आपको परमिशन मिली थी क्या लगाने? परमिशन है ना, इनके पास बॉयलर स्थापित करने की परमिशन है, बट पॉल्यूशन कंट्रोल की परमिशन नहीं है जी। और वैसे भी बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि इसको बॉयलर यहाँ पर नहीं चलाना चाहिए। तभी हम इनके बॉयलर को सील कर रहे हैं और उनको बोला है कि अब आपको जो भी मिठाइयाँ वगैरह बनानी है वो अपने जो सामान्य प्रक्रिया दूसरे ईंधन होते हैं उनका उपयोग करके बनाए। और इनका बाकी जो सैम्पलिंग बाकी जो फूड के सैम्पलिंग होते हैं वो भी करवा लिए हैं, उसकी भी जाँच कर ली जाएगी।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा माधव सेवा न्यास में 4 दिवसीय मलखम योगा शिक्षण एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए 200 से अधिक खिलाड़ियों ने मलखम का जोहर दिखाया। कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक पारस जैन और पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने मलखम साधकों की प्रतिभा की तारीफ की। उल्लेखनीय है कि शहर के मलखम साधक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का कई बार लोहा मनवा चुके हैं। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। चंदूखेड़ी के पास 2 दिन पहले 50 वर्षीय अधेड़ के शव की शिनाख्त कर ली गई है। बेटे ने उसकी पहचान भंवर पिता देवीलाल निवासी इंदौर के तौर पे की है। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल के आने के चलते एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरिंदर सिंह ने विश्वविद्यालय पहुंचकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता 23 फरवरी को क्षीर सागर स्थित कुश्ती एरेना पर संचालित की जाएगी। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सुबह 12:20 पर उज्जैन पहुंचेंगी। इसके बाद वे महाकाल दर्शन करने जाएंगी, फिर दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।